हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की चौथी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बेसिक्स, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे कि लेवी, एक्सटेंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हमने समझ रखे हैं। बट इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ बड़ा समझना है। बड़े से मेरा मतलब है जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है भाई? अजम्पशंस। सी एग्जाम के अंदर यूजुअली ये कंसेप्ट जो है वो 10 से 12 नंबर की वेटेज रखता है। एजम्पशंस बहुत ढेर सारे होते हैं, तो अक्सर बच्चों की एक ही क्वेरी होती है, सर कितने पढ़ें और कितने ना पढ़ें। हम इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कुछ क्लासेस में काटेंगे। हमारे पास काफ़ी एजम्पशंस हैं। पहले आज हम सिर्फ एजम्पशंस का मतलब और कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। इवेंचुअली हम लोग सारे एजम्पशंस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो से मेरा फोकस इस बात पे रहेगा कि आपको पहले एजम्पशन का एक बेस मिल जाए। इसी के साथ ही ध्यान आपको किस बात का रखना है? एजम्पशन सारे पढ़कर जाने हैं। हालांकि जो एग्जाम में अमेंडमेंट वाले एग्जाम्पशंस हैं उनके आने के चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं सीएस एग्जाम्स के बारे में। अक्सर बच्चों को डाउट आता है कि सर जीएसटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो हमने कभी सुने ही नहीं थे, ये कहाँ से आ जाते हैं सर? बेटा वो मोस्टली क्वेश्चन एजम्पशन से होते हैं। सीएस वाले बच्चों, आपको दो तीन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है अगर आप चाहते हो आपका जीएसटी का पोर्शन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि इनकम टैक्स के पोर्शन में प्रॉब्लम क्या आती है? क्वेश्चंस बड़े होते हैं और टाइम कम होता है। जीएसटी का जो पोर्शन होता है वो कंपेरेटिवली सिंपल होता है, लेकिन बच्चे उसमें गलती कर बैठते हैं। तो कौन सी वो तीन बातें? सबसे पहले आपको अजम्पशंस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है। अगर आपने अजम्पशंस को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। दूसरी दिक्कत हमें कहाँ पर आती है जी? दूसरी दिक्कत हमें आती है, एक चैप्टर है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। इसमें काफ़ी फॉर्म नंबर्स होते हैं और आप फॉर्म नंबर्स को इग्नोर कर जाते हो। ये फॉर्म नंबर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिसेंट एग्जाम्स में कई जगह पूछे गए, तो आपको फॉर्म नंबर्स पे बहुत खास ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉब्लम आती है आईटीसी और रिटर्न्स। देखो भाई, फॉर्म नंबर और रिटर्न जहां भी मिलेंगे आपको याद करने हैं। सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन की डेट, रिटर्न के टाइमिंग, उनके फॉर्म्स, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसके अलावा क्या है? आईटीसी। आईटीसी के अंदर कुछ नेगेटिव लिस्ट है, कुछ कंपोनेंट्स नहीं है, वो भी हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीएसटी का एग्जाम, जीएसटी का जो आपका जो जितना भी कंटेंट है हमारे ओवरऑल एग्जाम के अंदर वो अच्छा जाए, तो आपको इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग अपना एजम्पशंस का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझेंगे, जितनी बार आप इस वीडियो को देख लोगे उतनी बार आपके माइंड में एजम्पशंस बैठ जाएंगे। मैंने कुछ मॉड्यूल के पेजेस भी यहाँ पर रखे हैं और काफ़ी हद तक मैंने कुछ स्लाइड्स में अपनी एक समरी भी तैयार करी है, तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे जीएसटी के एजम्पशंस। क्या क्या हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट की क्या ग्रांट करने की पावर है, गवर्नमेंट कैसे एजेंप्शंस को ग्रांट कर सकती है, कौन कौन से गुड्स एजेंप्टेड हैं और कौन कौन से सर्विसेज एजेंप्टेड हैं। तो हम लोग तीन चीज़ों पे बात करेंगे इन वीडियोस में। सबसे पहले गवर्नमेंट की पावर कैसे है, कैसे सरकार हमारे किसी भी चीज़ को एजेंप्ट कर देती है। दूसरी बात, कौन कौन से हमारे गुड्स एजेंप्टेड हैं, और तीसरी बात, कौन कौन सी हमारी सर्विसेज एजेंप्टेड हैं। तो बात शुरू करने से पहले जरा ये तो समझ ले कि आखिर एजम्पशन होता क्या है। चलिए जरा पहले बात करते हैं क्या है एजम्पशन। अ गुड ऑफ सर्विस जो कि निल रेट ऑफ टैक्स को अट्रैक्ट करता है, जिसपे निल रेट ऑफ टैक्स होगा। निल रेट का मतलब क्या होता है? इसे कभी भी जीरो रेट से कंपेयर नहीं करेंगे। इसे किससे कंपेयर करेंगे? निल रेट से। देखो, एक होता है जीरो रेट ऑफ टैक्स, इसका मतलब होता है नोटिफिकेशन लाकर हम इस चीज को चाहें तो टैक्सेबल कर भी सकते हैं। इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? हमारा जीरो रेट ऑफ टैक्स। मतलब नोटिफिकेशन से हम लोगों ने इसके रेट को जीरो से कितना बढ़ा दिया? जीरो से बढ़ाकर हम इसे जितने भी हमारे टैक्स रेट हमने पढ़े हुए हम किसी भी टैक्स रेट पर ले आते हैं, तो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे? हमारा जीरो रेटेड गुड। इसका मतलब है ये जो 0% का टैक्स है, हालांकि टैक्स देना नहीं है, प्रैक्टिकली बात करें तो टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन ये अजेम्प्ट नहीं है। एक किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड या सर्विस को अगर अजेम्प्ट सप्लाई बनना है तो उसे निल रेट ऑफ टैक्स में होना चाहिए। तो निल का मतलब जीरो तो कतई नहीं होता, इसे कभी भी जीरो से कंपेयर नहीं करेंगे। निल मतलब इट कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं है। मतलब ये जीरो रेटेड कमोडिटी में नहीं आता, मतलब कि इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं। 0% का मतलब क्या हो गया? 0% का टैक्स तो है, एक जरा सा नोटिफिकेशन फेंकेंगे और उसका टैक्स रेट बढ़ा देंगे। लेकिन अजेम्प्ट गुड को
अगर आपको टैक्सेबल बनाना है तो उसका प्रोसीजर कंपेरेटिवली लंबा होता है। अब एक गुड या तो कंप्लीटली एजेम्प्ट हो सकता है, a good or service which may be wholly exempt from tax। होली एजेम्पशन का मतलब क्या हो गया, टैक्स लगता ही नहीं है। तो पार्टली एजेम्प्ट क्या होता है, पार्टली एजेम्प्ट का मतलब होता है उस पर कुछ अबेटमेंट लग जाना। मतलब मान लो अगर टैक्स रेट है 10% का और आपने ये बोला कि इस पर अबेटमेंट लग जा रहा है, और कितना अबेटमेंट लग जा रहा है, आपने बोला सर 25% का अबेटमेंट लग जा रहा है, तो इसका मतलब इफेक्टिव टैक्स रेट क्या हो गया, इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया 7.5% का। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा अबेटमेंट वाला पार्ट। तो गुड और सर्विस विच विल बी होली एजेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसी को हम लोग एजेम्प्ट सप्लाई में काउंट करते हैं। इसके अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई आती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब एक ऐसी सप्लाई जिसमें गुड या सर्विस है बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर CGST और IGST एक्ट। कुछ याद आया, पिछली वीडियो में आपने ये देखा हुआ है। फिर पावर टू ग्रांट एजेम्पशन, अब ये CS वाले बच्चों बहुत जरूरी है आपके लिए, अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट। अब ये CA के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपके में भी आ रहा है। तो अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट में एक एजेम्पशन दी गई है, और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द IGST एक्ट में आपको एजेम्पशन दी गई है। तो गवर्नमेंट की पावर कैसे है एजेम्पशन की, ये आपको इन दो सेक्शंस के अंदर बताई गई है, सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट। इसके बाद आता है स्टेट लॉस के अंदर भी सिमिलर प्रोविजंस रहेंगे। अब देखो हर बार एक ही बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, पर आपको पता है जो SGST एक्ट हर स्टेट का बना है वो क्या है, वो रेप्लिका है जी, किसका, CGST और IGST का। तो हर बार एक ही बात रिपीट करके कोई फायदा नहीं है हमारे सामने। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। अब आपके सामने आ जाता है सेक्शन 11, एक बड़ा सा पेज आपके सामने है सेक्शन 11 का। चलो जरा इस पे पहले बात कर लेते हैं। Where the government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may on the recommendation of the council। अब गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को जरूरी लगे तो वो एक रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पर भाई, काउंसिल के रिकमेंडेशन पर अपने नोटिफिकेशन से, यहां पर भी क्या लाना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। अपने नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट चाहे तो काउंसिल से पूछकर एजेम्प्ट कर सकती है, या तो एब्सोल्युटली, या तो पूरा 100% एजेम्पशन, या फिर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। अब कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमने आपके सामने कुछ शर्तें रख दी कि अगर आप ABCDE जो भी हमने शर्तें रखी, अगर आप इनको पूरा करते हो तो आपको एजेम्पशन मिल जाएगा, अगर आप इन्हें पूरा नहीं करते हो तो आपको एजेम्पशन नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट चाहे तो या तो एब्सोल्यूट एजेम्पशन दे दे कि कोई शर्त नहीं है जी, जाओ ये पूरा पूरा गुड आपका एजेम्प्ट है, या आपकी ये सर्विस एजेम्प्ट है। लेकिन सरकार चाहे तो कुछ एजेम्पशंस, कुछ कंडीशंस भी रख सकती है। उसके बाद क्या बोला गया, जो कि स्पेसिफाई करा जाएगा, गुड या सर्विस या बोथ पे ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स लेवेबल, या तो पूरा या थोड़ा बहुत, जो मैंने भी आपको पीछे बताया। जब गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जरूरी हो गया है, ये जरूरी हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जब भी एजेम्पशन दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, जिसमें लोगों का फायदा हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो, तो वो चाहे तो एक स्पेशल ऑर्डर से, चाहे तो एक स्पेशल ऑर्डर से हर केस में अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर to be stated in such order exempt from payment of tax any good or service on which or both from which tax is leviable। मतलब या तो कुछ गुड्स और सर्विस शुरुआत से ही एजेम्प्टेड रखे गए हैं, कुछ गुड बाद में लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए हम लोग बाद में भी एजेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब GST एक्ट आने से पहले ही कुछ गुड तो एजेम्प्टेड थे, बट जब GST एक्ट लगा और कुछ गुड पे टैक्स लगा तो लोगों ने प्ली करा, लोगों ने बोला माई बाप हम पर इतना बड़ा टैक्स आपने कैसे लगा दिया, हम इस बोझ को नहीं सह पाएंगे। तो सरकार का दिल पसीज गया और उन्होंने इस टैक्स को एजेम्प्ट कर दिया। तो स्पेशल ऑर्डर से काउंसिल के बोलने पर, मतलब ये रिकमेंडेशन पब्लिक काउंसिल को देती है और काउंसिल गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट को अगर ठीक लगता है तो गवर्नमेंट इस चीज को एजेम्प्ट भी कर सकती है। Government may, if it considered necessary or expedient to do so, for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification under subsection 1, कौन सा वाला, ये subsection 1, or order issued under subsection 2, insert an explanation in a notification or order। क्या बोला गया, सबसे पहले तो ऊपर बोला गया सरकार एक नोटिफिकेशन से गुड को एजेम्प्ट कर सकती है। सबसेक्शन 2 में बोला गया कि गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डर भी लेकर आ सकती है। नोटिफिकेशन में क्या होगा भाई, नोटिफिकेशन में हम कुछ कंडीशंस लेकर आ सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर में हमने उसको इमीडिएट इफेक्ट या उसको पीछे से भी हमने उसको एजेम्प्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या बोला गया,
हो सकता है गवर्नमेंट इस नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर के साथ 1 और 2 दोनों को मिलाकर है, 1 और 2 दोनों को मिलाकर है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर सरकार को ठीक लगता है तो सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है वो एक एक्सप्लेनेशन भी लेकर आ सकती है। पर ये एक्सप्लेनेशन लाने का एक टाइम पीरियड फिक्स करा गया है, वो कितना करा गया है, विद इन 1 ईयर ऑफ इशू ऑफ सच नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन आने के 1 साल के अंदर अंदर या फिर स्पेशल ऑर्डर आने के 1 साल के अंदर अंदर ही आप चाहो तो, गवर्नमेंट चाहे तो एक्सप्लेनेशन लेकर आ सकती है। ये एक्सप्लेनेशन ध्यान रखेंगे उस नोटिफिकेशन या उस स्पेशल ऑर्डर का ही हिस्सा माना जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, ये नोटिफिकेशन के साथ या स्पेशल ऑर्डर के साथ जो एक्सप्लेनेशन उसी टाइम आती है या विद इन 1 ईयर आती है उसका इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा, और ये एक्सप्लेनेशन जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी उसी दिन से ही ट्रीट करा जाएगा। मतलब ये नोटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखेगी, पीछे का इफेक्ट रखेगी। मान लेते हैं आज की तारीख पर, मतलब कि 11 मई को, अगर 11 मई को एक नोटिफिकेशन आती है किसी चीज को अजेम्प्ट करने के लिए, तो 11 मई 2020 से लेकर हम लोग 10th ऑफ मई 2021 तक गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी एक्सप्लेनेशन डाल सकती है। ये जब भी आए, मान लो 31 दिसंबर 2020 को आता है, तो उस केस में इस नोटिफिकेशन जो कि आई थी 11 मई को और एक्सप्लेनेशन जो कि आए 31 दिसंबर को, तो एक्सप्लेनेशन की डेट कब की मानी जाएगी, 11 मई की, मतलब उस नोटिफिकेशन के डेट की मानी जाएगी। बात समझ आती है? तो ये तो रहा हमारा बेयर एक्ट के अंदर हमें क्या बोला गया। चलिए जरा एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। ये एनालिसिस जो है आपको एक क्लियर कट पिक्चर देगा कि पिछले बेयर एक्ट में क्या बोला गया। तो एनालिसिस के अंदर बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एजम्पशन दे सकती है किसी गुड या सर्विस को होली या पार्टली फ्रॉम जीएसटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये एजम्पशन खाली पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। इस एजम्पशन के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे भाई, एजम्पशन के अंदर हम लोग बात करते हैं बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन। सच एजम्पशन में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल हमने भी बात करी। एजम्पशन एक स्पेशल ऑर्डर से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस उसी टाइम भी दी जा सकती है। अगर अनकंडीशनल एजम्पशन है, इफ अ गुड और सर्विस इज एग्जेम्प्टेड होली, then a registered person is not allowed to collect tax on such exempted good or service. Also, where such good or service has been exempted partly, the registered person cannot collect tax at a rate more than effective rate of tax. मतलब कि अगर गुड या सर्विस कंप्लीटली एजेम्प्ट कर दी जाती, जैसे अभी हमने बात करी 10%, कंप्लीटली 10% एजेम्प्टेड है, तो आप कितना कलेक्ट करोगे, आप कुछ भी कलेक्ट नहीं करोगे। बट अगर यही एजम्पशन दी जाती है पार्टली, मतलब 10 से रेट को हम लोगों ने क्या करा, 25% का एक आपको एक रिबेट दे दिया, एक हमने अबेटमेंट दे दिया, तो अब आप हद से हद कितना आप कलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ 7.5%। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इफेक्टिव रेट से ज्यादा फिर कलेक्ट नहीं कर सकता। However, in the case of conditional exemption, ये ऑप्शन होता है रजिस्टर्ड पर्सन पे, क्योंकि कंडीशनल एग्जेम्पशन है, हो सकता है हम कंडीशन पूरी कर पाएं, ये भी हो सकता है हम कंडीशन पूरी ना कर पाएं। तो अगर हम कंडीशन को पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप चाहो तो इस एग्जेम्पशन को अवेल करो, चाहो तो ना करो। तो ये आपके ऊपर आता है कि आप इस एग्जेम्पशन को अवेल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी डाल सकती है इस नोटिफिकेशन में विद इन 1 ईयर फ्रॉम दैट इशू ऑफ सच नोटिफिकेशन। ये एक्सप्लेनेशन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखेगा। मैंने बहुत देर इस पे बात करी कि पीछे से काउंट करा जाएगा। तो ये हमारा रहा एनालिसिस ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आपके सामने है, आपने देख लिया। आई होप सेक्शन 11 आपको समझ आ जाता है। अब हमारे सामने आ जाता है कि कौन कौन से गुड्स आखिर एजेम्प्टेड हैं जीएसटी के अंदर। तो चलिए जरा गुड्स की लिस्ट पढ़ लेते हैं। गुड्स की लिस्ट में सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है लिस्ट ऑफ आइटम जो है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में बताई गई है। इसके अंदर पहले तो एक सिंपल बात है, रेगुलर पब्लिक कंज्यूम जो गुड्स होते हैं खाली उन्हीं को एजेम्प्ट करा गया है, जैसे कि आइटम्स ऑफ अनब्रांडेड आटा, मतलब अनब्रांडेड आटा जो कि चक्की वगैरह पर मिल जा रहा है जिसका कोई ब्रांडेड नहीं। अगर आप आशीर्वाद आटा या फिर आप कोई और आटा लेते हो तो उस पर जीएसटी बिल्कुल है। इसके बाद आता है मैदा जो कि अनब्रांडेड है, अगेन बेसन अनब्रांडेड है, अनपैक्ड फूड ग्रेन, मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल आर अमंग द आइटम्स एजेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, सफेद चीजों पर टैक्स नहीं लगता। जितने भी व्हाइट गुड्स हैं, व्हाइट गुड्स का मतलब होता है अंडा हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया, इन पे कोई टैक्सेस नहीं होते क्योंकि पब्लिक कंजम्पशन के लिए काम करते हैं। तो ये वाले जो गुड्स होते हैं एग्जेम्प्ट होते हैं। तो सर और भी कुछ लिखे हुए, लाइव फिश, हाँ भाई जिंदा मछली कोई टैक्स नहीं है, फ्रेश मिल्क कोई टैक्स नहीं है, पोटैटोस कोई टैक्स नहीं है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रेश मिल्क। अब कार्टन वाला मिल्क लाते हो ना जो,
कार्टन वाला मतलब जो वो मॉल्स वगैरह में या जो ग्रोसरी स्टोर्स में जो मिलता है ना कार्टन में ठंडा वाला, उस पर टैक्स है। तो फ्रेश मिल्क निकल रहा है उस पर टैक्स नहीं है। पोटैटोस आलू पर टैक्स नहीं है। ग्रेप्स इस पर टैक्स नहीं है। इंडियन नेशनल फ्लैग पर कोई टैक्स नहीं है। प्लास्टिक बैंगल्स पे कोई टैक्स नहीं है। सर ये तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो बेटा याद भी नहीं करनी, आपको खाली जनरल आइडिया लेना है, गुड्स को याद नहीं करना है, परेशान ना हो। तो सर याद किसको करना है? तो सर बढ़िया, चैप्टर खत्म? नहीं भाई, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि इसके बारे में सर्विसेज, और सर्विसेज कितनी एग्जेम्प्ट हैं जरा उसकी लिस्ट देख लो, कुर्सी पकड़ लेना। कितनी है भाई? 23 सर्विसेज। टोटल लिस्ट कितनी है अभी हमारे पास? 23 सर्विसेज की। ये टोटल 23 सर्विसेज हैं जो मैंने भी 23 बनाई हैं। अब आप 23वें को देखते तो क्या लिखा हुआ है? अदर एग्जेम्प्टेड सर्विस। तो मोटी मोटी 80 सर्विसेज हैं। सर कितनी याद करनी है वो हम लोग अपने आखिरी वीडियो में बात करेंगे। पहले बता दूंगा तो क्या करोगे? स्किप करने लग जाओगे। तो मैं अपने आखिरी वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करके जानी है, जो आपके माइंड में बैठी होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी जो आपको खाली समझ आनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या था। उसमें आपको बहुत डिटेल एनालिसिस में नहीं जाना है, लेकिन कुछ की बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस में जाना है। ठीक है भाई, तो चलो जरा बात शुरू करते हैं। एक बार पूरी लिस्ट को मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली है चैरिटेबल एंड रिलीजियस सर्विसेज, एग्रीकल्चर बेस्ड सर्विस है। इसके बाद आता है एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडी एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज। पहले की तो ये 12 हो गई। फिर आता है पेंशन स्कीम्स, बिजनेस फैसिलिटेटर, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अब ये क्या था? ये था बाय गवर्नमेंट, ये क्या है? टू गवर्नमेंट। फिर लीजिंग सर्विस, लीगल सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, सर्विस परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, right of admission to various event, service provided by an unincorporated body or a non-profit entity। फिर आता है other exempted services। तो देखो, सुनोगे सारी, देखोगे सारी, मैं पढ़ाऊंगा भी सारी। 23 वाली जो है उस पे खाली एक लिस्ट है, तो उस पे परेशान ना होना। मतलब बेसिकली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो 23 में डाल दी अदर एजेंटेड में, जिसमें खाली लिस्ट है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाली है वो आप अपने आप समझते जाओगे। जहां मैं लंबी बात करूंगा मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना है, जहां मैं थोड़ी कम बात करूंगा मतलब ये ठीक ठीक है, और आखिरी में एक लिस्ट समझ लेंगे। अब जब आप सर्विसेज पढ़ते हो तो सर्विसेज को एंट्री से एग्जेम्प्ट करा गया है, मतलब हर बार एक नई एंट्री डाली जाती है, उससे सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। तो एक और डाउट मेरे सामने अक्सर आता है, सर क्या एंट्री नंबर याद करने हैं? जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, हाँ बेटा उसके एंट्री नंबर याद करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। उसके एंट्री नंबर को आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट काम हो गया, तो क्या सोचा था? CSCS हलवा है, ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे थोड़ी इतने डिफिकल्ट कोर्स बने हुए, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है उसकी तो आपको करनी ही पड़ेंगी, वहां हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में अगर स्ट्रेट पूछ ली तो कोई फायदा नहीं है। देखो ये आएगी CA वालों, ये आएगी अगर आपसे अगर एंट्री नंबर पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो टाइम तो है ही है, एग्जाम तो पोस्टपोन हो ही गए इतने आगे तक हमारे, तो बेटर है कि पढ़ के चलें एक बार। और CS वालों बच्चों, जब पेपर ऑब्जेक्टिव है तो भी आफत थी, सब्जेक्टिव है तब भी आफत है, तो एक तरफ तो आना ही पड़ेगा ना बेटा। कोई बात नहीं, जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा। देखो एंट्री नंबर या सेक्शन नंबर में कभी घबराया नहीं जाता है। आप लोग कल को, आप लोग फ्यूचर प्रोफेशनल्स बनने वाले हो, जैसे ही आप लोग प्रोफेशनल बनोगे, कल को कोई केस रिप्रेजेंट करने गए और अगर आपको सेक्शन नहीं याद है, अगर आपको सेक्शन नहीं पता है, अगर एक प्रोफेशनल पर्सन को सेक्शन या एंट्री नहीं पता है, तो आखिर वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता है? आप कैसे किसी से आर्ग्यू कर सकते हो भाई? अगर आपको मान लो कोई बोलता है कि एजुकेशन सर्विसेज तो सारी के सारी एग्जेम्प्ट है जी इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एंट्री में कौन कौन सी एजुकेशन सर्विस एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हर एजुकेशन सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोचिंग सर्विसेज बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट नहीं है। इसके ऊपर सरकार ने पूरा टैक्स लगा रखा है, पूरा GST, वो भी 18% का GST है जी। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, हम बात करते हैं हमारी स्कूल्स वगैरह, तो वहां पर एग्जेम्प्ट करा हुआ है। तो ये एंट्री से ही पता चलेगा ना कि कौन से एंट्री में किसको एग्जेम्प्ट करा गया। इसलिए एंट्री जरूरी होती है, आपका एक बेसिस बन जाता है, एक आर्गुमेंट अच्छा बन जाता है आपके पास। तो इसलिए आपको एंट्री पता होनी चाहिए। एग्जाम की तो अलग बात है, पर आप एक फ्यूचर प्रोफेशनल हो तो थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। जब प्रोफेशनल की तरह सोचोगे कि एक्ट करोगे वैसा, तो अपने आप आपका इस पर ध्यान लगने लग जाएगा। ठीक, हम आगे बात करते हैं। अब मेरे सामने फिर से एक पेज आ जाता है जिसके अंदर आ रहा है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। जरा देखेंगे तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है एंट्री नंबर 1,
13, 60 एंड 80। हालांकि मैं आपको इसका आखिरी में एक चार्ट भी दूंगा जब हमारे वीडियोस खत्म हो जाएंगी। मेरे सामने पहले एक बेयर एक्ट है, बहुत बड़ा सा एक पेज लिखा हुआ है, जरा इसको एक बार नजर मार लेते हैं, फिर मैं अपने एनालिसिस पे तो बात करने ही वाला हूँ। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। अब जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है उनको पता होगा सेक्शन 12AA के अंदर हमारा जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो कोई भी अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है तो वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, renting of presence of a religious place meant for general public, owned and managed by an entity registered as a charitable or religious trust under section 12A। इसके अलावा अगर कोई religious trust section 1023 C क्लॉज 5 में भी रजिस्टर्ड इनकम टैक्स एक्ट के, या कोई बॉडी और अथॉरिटी जो कि सेक्शन 1023 BBA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आ जाती है। सर नहीं याद हो पाएगा बेटा, सेक्शन 12A तो पता है, बस वो बहुत है, उससे याद नहीं करना भी नहीं है। However, nothing in this section जो है वो अगर रेंटिंग ऑफ रूम 1000 के ऊपर आता है या प्रेमिसेस जाता है ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो हमारा फिर से हमारा इसके ऊपर एग्जेम्पशन में नहीं आता। फिर शॉप्स अगर 10,000 के ऊपर जाती तो वो भी नहीं आती हैं। रिलीजियस फैसिलिटी जो आती हैं वो एंट्री 60 में है, फिर एंट्री 80 में आता है आर्ट कल्चर या चैरिटेबल एंटिटी जो भी आ रहा हो, तो ये एक हमारे सामने बॉन्ड आ जाता है। तो अब आपके सामने क्या आ गया जी, हमारा एनालिसिस। समझ कहाँ से आएगा, एनालिसिस से आएगा। इम्प्लाइड है कि जो मैंने भी आपको बताया वो तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा। तो चलो जरा एनालिसिस पे बात करनी शुरू करेंगे। एनालिसिस के अंदर जब मैं पढ़ता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, पहले तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज एंट्री 1 13A एंड 13B। अभी मैंने इसके अंदर क्या कवर करा है, 1, 13A एंड 13B। तो एंट्री नंबर 1 में क्या बोला गया, कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन, एंटिटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एंटिटी मस्ट कैरी ऑन वन और मोर स्पेसिफाइड एक्टिविटी। अगर आप एंट्री नंबर 1 में हो तो एंट्री नंबर 1 में आपको एग्जेम्पशन कैसे कैसे क्लेम करी गई है। सबसे पहले बोला गया आपके चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन है वो सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो उसमें कंडीशन है उसको पूरी करता हो, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सारे कंडीशंस को पूरी करते हो वहां पर रजिस्टर्ड है। दूसरी बात ये बोली गई कि वो 1A या उससे ज्यादा स्पेसिफाइड एक्टिविटी करता हो। सर ये स्पेसिफाइड एक्टिविटी क्या है, देखो आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले क्या बोला गया, पब्लिक हेल्थ। अब जी पब्लिक हेल्थ में क्या आता है, केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्संस और पर्सन ऑफ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और पर्सन अफेक्टेड विद HIV एड्स, ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड विद अल्कोहल ड्रग्स और एनी अदर नार्कोटिक सब्सटेंस। इसके अंदर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑन पब्लिक हेल्थ एंड अवेयरनेस आते हैं। मतलब आपका पहला काम क्या, पब्लिक हेल्थ पे काम करते हो। आपको टर्मिनली इल पर्सन मतलब वो लोग जो ठीक नहीं हो सकते हैं, या फिर कोई सीवियर फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी में हो, या फिर कोई HIV एड्स के पेशेंट हो, या फिर जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं अल्कोहल ड्रग्स या फिर कोई नार्कोटिक सब्सटेंस लेते हैं और आप उस पर्सन को ठीक कर रहे हो, आप उसका एडिक्शन हटा रहे हो, जो डी एडिक्शन जो सेंटर्स हमारे बने होते हैं, या फिर आपको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम या पब्लिक हेल्थ पे आपको अवेयरनेस चला रहे हो, तो आप पब्लिक हेल्थ में आते हो और आपकी स्पेसिफाइड एक्टिविटी काउंट करी जाएगी। फिर आता है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, अगर आप रिलीजन को आगे बढ़ाते हो। फिर आता है एजुकेशन प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो अगर आप इनमें से किसी एक्टिविटी पर आते हो तो आप इन चारों एक्टिविटीज में आते हो तो आप स्पेसिफाइड एक्टिविटी में हो और आप एंट्री नंबर 1 में कवर होगे। आपका ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा। बट ऑल अदर सर्विसेज प्रोवाइड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इन सब के अलावा अगर आप कुछ प्रोवाइड करते हो तो जी आप GST के अंदर बिल्कुल कवर हो जाओगे। इसके बाद क्या आया, हमारे एडिशनल पॉइंट्स आने शुरू हुए, जरा उसको पढ़ना शुरू करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय ट्रस्ट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या आते हैं जी, आते हैं स्कूल कॉलेज या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। क्या क्या आ गया, स्कूल कॉलेज या कोई भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आ रहा हो। फिर आता है इंस्टीट्यूट जो कि स्किल या एजुकेशन, आपको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। बेनिफिशियरी कौन होने चाहिए, अब जरा ध्यान रखेंगे, ये सबको कवर नहीं करा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन आए, स्कूल कॉलेज या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ गया। क्या दे रहा हो, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रहा हो। किसको दे रहा हो, किसको दे रहा हो, बेनिफिशियरीज कौन है, सबको नहीं इंक्लूड करा गया, कुछ बेनिफिशियरीज को इंक्लूड करा, जिसमें आते हैं अबैंडन्ड ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन या फिजिकली मेंटली अब्यूज प्रिजनर्स ऑफ पर्सन अबव द एज ऑफ 65 ईयर। कौन कौन आ गया जी, पहली बात होता है अबैंडन्ड ऑर्फन, छोड़ दिए गए या अनाथ बच्चे या फिर बेघर बच्चे, या फिर फिजिकली मेंटली अब्यूज प्रिजनर्स ऑफ पर्सन्स अबव द एज ऑफ 65 ईयर। अब इस 65 साल में बच्चे तो आ नहीं सकते, तो मतलब ये जो है ये अलग है
और ये जो है वो अलग है। ये दो कैटेगरीज बनाई गई। ये बेनिफिशियरी रूरल एरियाज में ही रहते हो, शहर वालों को नहीं है। कोई भी इनकम इस एक्टिविटी से आएगी तो क्या हो जाएगी, जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन अगर कभी ट्रस्ट में प्रोवाइड कर रहे हो, हॉस्टल अकोमोडेशन अगर स्टूडेंट्स को दी जाती है तो वो डेफिनेशन ऑफ चैरिटी में नहीं आता है। देखो आता तो नहीं है, पढ़ाना अलग बात है, अगर आप रुकाते हो तो वो आता तो नहीं है, हेंस इसको एग्जेम्प्ट नहीं करा गया है। तो जब इसको एग्जेम्प्ट नहीं करा गया तो इम्प्लाइड एक इशू बन गया कि भाई हम तो बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं। तो सरकार ने एक पॉइंट ये बोला, उसने बोला कि अगर आप कोई रिलीफ दे रहे हो, हम रिलीफ दे रहे हैं अकोमोडेशन सर्विसेज में, अगर आपका हॉस्टल जो ट्रस्ट है अगर वो 1000 रुपये पर डे से कम पैसा लेता है, यूजुअली ट्रस्ट इससे कम ही पैसा लेते हैं, तो अगर वो 1000 रुपये से ज़्यादा पर डे का रेंटल चार्ज कर रहा है हॉस्टल के लिए तब तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर वो 1000 रुपये से कम चार्ज करता है तो जो वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया, तो उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला गया रिलीजियस यात्रा या आपका पिलग्रिमेज जो आपको प्रोवाइड करा गया स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ने, कुमाऊं मंडल विकास लिमिटेड ने या हज कमेटी ने, बस इन दोनों को एग्जाम करा गया। अगर ये कोई रिलीजियस यात्रा या फिर कोई जैसे कहते हैं 4 धाम की यात्रा कराना या हज पे जो लोग जाते हैं उसको यहाँ पर एग्जाम कर दिया गया है। तो अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको भेज रही है तो, या कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड को हम लोग KMVN लिमिटेड बुलाते हैं, तो अगर ये करा रहे हैं तो ये भी आपका एग्जाम कर दिया गया। इसके बाद आता आपका अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप बाय ट्रस्ट। अगर कोई फी चार्ज करते हैं फॉर अरेंजिंग योगा फॉर योगा मेडिटेशन प्रोग्राम, ये कैंप मेंट फॉर मेडिटेशन ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इसको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट करा गया है। अब ध्यान क्या रखना है, अगर कोई फी चार्ज किस लिए हो रही है, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, या कैंप जो कि मेडिटेशन ऑफ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी के लिए आता है, खाली इसी को एग्जाम्प्ट रखा गया है। हाउएवर अगर ट्रस्ट प्राइमरली फूड, ड्रिंक या अकोमोडेशन प्रोवाइड करती तो इसको एग्जेम्प्ट नहीं करा गया है। अगर कोई फिटनेस कैंप सेटअप करता है या फिर डांस, एरोबिक एक्सेट्रा प्रोवाइड करे तो इसको भी एग्जाम्प्ट नहीं करा गया। मतलब अगर आप कोई इस कैंप में अगर आप कोई फूड, ड्रिंक या अगर आप प्राइमरली यही प्रोवाइड कर रहे हो, चलो खाना पीना हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी, थोड़ा बहुत योगा भी कर लेंगे, तो भैया वो एग्जाम्प्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आपने फिटनेस कैंप लगा दिया, भाई योगा तो एक अलग भी तो बात हो गई, वो स्पिरिचुअली हो जाता है, वो स्पिरिचुअली रिलेटेड है। लेकिन अगर आप कोई फिटनेस कैंप लगा रहे हो, एरोबिक करा रहे हो, नचा कुदा रहे हो लोगों को, तो भैया वो भी एग्जाम्प्ट नहीं करा गया। सिमिलरली कोई भी हेल्थ केयर सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करता है, कोई ट्रस्ट थ्रू हॉस्पिटल, या आप देखो ना कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ट्रस्ट के अंदर हॉस्पिटल्स होते हैं, या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप कोई हॉस्पिटल्स के थ्रू आप कोई हेल्थ केयर देते हो वो भी एग्जेम्प्ट है। अगर आप कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराते हो आर्ट स्पोर्ट्स एक्सेट्रा की, तो इसको भी एग्जेम्प्ट करा गया है। तो ये तो हमारे सामने क्या हो जाता है कि ट्रस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाएगा तब कैसा कंडीशनल एग्जेम्पशन है, ट्रस्ट हॉस्टल देगा तो कैसा है, कोई योगा मेडिटेशन कराएगा तो कैसा है। तो ये हमारे सामने पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा क्या आता है जी, एंट्री नंबर 13A, तो उसमें आता है कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी रिलेटिंग टू लाइफ साइकिल एज पर रिलीजियस टेक्स्ट आर एग्जेम्प्ट। अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी कराते हो, और वो रिलीजियस सेरेमनी देखो लाइफ साइकिल का मतलब है हर धर्म में, जैसे होता है ना बच्चा पैदा हुआ, जब हिंदू धर्म में बच्चा पैदा हुआ तो उसका मुंडन होगा कुछ टाइम बाद, फिर जब बंदे की डेथ होती है तो कैसे उसका क्रियाक्रम होगा। सिमिलरली हर एक रिलीजन में अपना अपना एक रिलीजियस साइकिल दिया गया, लाइफ साइकिल दिया गया, जैसे अकॉर्डिंग लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसको भी अगर उस रिलीजियस साइकिल के अकॉर्डिंग आप कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कराते हो, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कोई भी हमारा ट्रस्ट करवाता है, तो उसको एग्जेम्प्ट रखा गया। फिर रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, जरा इसको पहले ध्यान से समझ लेते हैं क्या बोला गया इसके अंदर। थोड़ा बेराट को समझना यहाँ पर जरूरी है। इंडियन नंबर 13B ने बोला है एग्जेम्प्ट करा है रिलीजियस प्रेजेंस, मतलब रिलीजियस प्लेस जहाँ पर हमारी है उसकी कुछ जगह, कुछ उसके जो प्रेजेंस हमको पता होता है ना, जो उसके कुछ टुकड़े आसपास की जगह मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द स्पेसिफाइड सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर रेंटिंग डज नॉट एक्सीड द सीलिंग लिमिट। अब सीलिंग लिमिट क्या हमें पता है, 10,000 रुपये की सीलिंग लिमिट है। तो ये एग्जेम्पशन कैसे होगी, कंसिडरेशन के बेस पर होगी। आपने रिलीजियस प्लेस को, जैसे कहते हैं ना कि एक रिलीजियस ट्रस्ट है, मान लो उसका टेंपल है लोकेलिटी में, तो उसने टेंपल के बाद आपको पता है कि कुछ शॉप्स वगैरह खोल दी जाती हैं, फूल मालाएं बिक रही हैं, या फिर हम देखते हैं कि भगवान की मूर्तियां बिक रही हैं। तो अगर ऐसी कोई अगर लोग आपने आगे रेंट पे दे दिया तो बोला क्या क्या है कि उसका सीलिंग लिमिट क्या है, 10,000 पर मंथ। अगर 10,000 रुपये पर मंथ से कम है तब तो ठीक है, अगर 10,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा जाता है तो ये अलाउ नहीं करा जाएगा। तो 10,000 पर मंथ तक का जो हमको है वो एग्जेम्पशन दिया गया है।
तो अगर 10,000 पर मंथ के ऊपर जाएगा तो पूरे अमाउंट पर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। रिलीजियस प्लेस का मतलब हमें पता है एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी से जो रिलेटेड हो। जनरल पब्लिक मतलब सबका। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, आपको इसको रिस्ट्रिक्टेड मैनर में नहीं समझना है। इसका मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के आसपास, जो कि आउटर बाउंड्री वॉल्स में जो जगह होती है, मतलब इनसाइड द रिलीजियस प्लेस नहीं होना चाहिए, उसके आसपास की जगह होनी चाहिए। तो जो उसके सराउंडिंग प्लेसेस जितनी भी होती हैं, मैनेजमेंट जिसको मानती है प्रेजेंस, उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। एक्टिविटीज अदर देन कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी और रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस विल बी टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव कि वो किसी भी चीज़ के लिए हो रही हो। जैसे कि अगर डोनेशन इफ रिसीव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डोनर एंड रिसीवर के रिलीजियस प्लेस विल होस्ट एन एडवर्टीजमेंट, मतलब अगर हम किसी रिलीजियस प्लेस पे अपना एडवर्टीजमेंट लगाने की बात करते हैं, हम कहते हैं हम आपको डोनेशन देंगे, बस हमारा एडवर्टीजमेंट लगा देना, तो ये जो है आपका जीएसटी अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो बताया गया है एंट्री में बस उतना ही एग्जेम्प्ट है, बाकी आपका एग्जेम्प्ट नहीं है। फाइनली हमारे पास एक और पॉइंट आता है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस। मैं इस वीडियो में आखिरी सर्विस रख रहा हूं आज के लिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। एंट्री नंबर 24, इसमें आता है राइस, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग या वेयर हाउसिंग। एंट्री नंबर 24A इसमें आता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वेयर हाउसिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एंट्री नंबर 53 में आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस। क्या है एंट्री नंबर 54, जरा हम इस पे बात करनी शुरू करते हैं। 54 में बोला गया कोई भी सर्विस in relating to cultivation of plant, rearing of all forms of animals except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product by way of। थोड़ा इसमें हम लोग को बेराट को समझने की जरूरत है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सर्विस अगर आप कोई कल्टीवेशन ऑफ प्लांट की करते हो या आप कोई एनिमल्स की रेयरिंग मतलब एनिमल्स को पालना ये करते हो, पर इसमें हॉर्सेस को पालना अलाउड नहीं है, हॉर्सेस को उससे बाहर रखा गया है। कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन या टेस्टिंग, इसको इंक्लूड करा गया है। कोई फार्म लेबर आप प्रोवाइड करते हो, कोई भी आप एग्रीकल्चर कोई भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो एग्रीकल्चर फार्म में कोई भी प्रोसेस जैसे कि टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेशन, क्योरिंग, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क ऑफ सर्विस, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्चुअल एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज ना करे बट उसे मार्केटेबल कर दे। जैसे कि अगर गेहूं आया तो उसको थोड़ा छाटना, उसकी ग्रेडिंग करना, क्या अच्छा है क्या खराब है, ठीक है, और उसकी थोड़ी ट्रिमिंग वगैरह कर देना। तो ये सब चीज़ें जो हमारे एक्चुअल मतलब उसे पीसने को यहाँ नहीं इंक्लूड करा गया, बस गेहूं को छाटना, तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करा गया। इसके अलावा बोला गया अगर हमें रेंटिंग या लीजिंग करिए एग्रो मशीनरी और या फिर वैकेंट लैंड जो कि विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू यूज टू इट, अगर आप कोई लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज करते हो, वेयर हाउसिंग की, अगर आप एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन सर्विसेज देते हो, इसको इंक्लूड करा गया है। ये प्लेन है, आपको सीधा रीड करना है इसको। सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी अगर कोई सर्विस दे रही है, इनका मेन काम होता है कमीशन एजेंट को सामान देना कि वो सेल या परचेज करें उनके थ्रू, या फिर कोई फ्यूमिगेशन, और फ्यूमिगेशन मतलब होता है कि स्प्रे करते ताकि हमारे कोई कीड़े मकोड़े ना आए हमारे वेयर हाउस के अंदर, तो इनको अजेम्प्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एंट्री नंबर 55 में बोला गया कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क। अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस भी हमारी होती है, कोई जॉब वर्क वगैरह आप करते हो, मतलब उसकी पैकिंग वगैरह करना या फिर उसकी कटिंग वगैरह करना, कोई अगर उसको इंटरमीडिएट प्रोसेस में आता है उसको भी इंक्लूड करा गया। इसमें एनिमल्स को भी लिया गया, हालांकि फिर से हॉर्सेस को बाहर रखा गया। इसके अलावा सर्विसेज बाय ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस अगेन। इसका मतलब होता है कि कोई फीमेल जो एनिमल होती है उसको इम्प्रेग्नेट करना, उसको प्रेग्नेंट करना आर्टिफिशियली करा जाता है, ये कॉमन है डेयरी इंडस्ट्री वगैरह में, तो उसको भी इससे बाहर रखा गया। तो ये हमारी है एग्रीकल्चर सर्विसेज एंट्री नंबर 54, 55, 55A। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको अब तक की बात समझ आई होगी। एक बार अपने मॉड्यूल से इसको रीड जरूर करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग हमारे आने वाले एग्जाम्पशंस को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में।